Student, welcome to our new lecture of our free initiative for CSET. In this lecture, we are going to cover arithmetic progression, geometric progression and harmonic progression. हम इसे शॉर्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जीपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को ईएचपी कहते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होते हैं जिनका डिफरेंस सेम मतलब कॉमन डिफरेंस आए. जैसे मैं कुछ टर्म लिखता हूँ 1, 3, 5, 7, 9, 11. ठीक है, ऐसे टर्म्स लिखे हुए हैं. जब मैं सेकेंड टर्म को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 3 - 1 2, ये डिफरेंस हुआ इसका. ऐसे थर्ड को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 5 - 3 2, 7 - 5 2. ये क्या हुआ, ये कॉमन डिफरेंस हुआ. मतलब जब कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस मैं देख रहा हूँ तो ये हमेशा सेम आ रहा है, तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया. और ये अगर सेम आता है, ये कुछ भी हो सकता है. ये निगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता. बस जो है सभी टर्म के डिफरेंस में ये सेम आना चाहिए, तो हम उसे बोलते हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है. ठीक है, होप क्लियर होगा कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं. ओके, अब एक चीज़ मैं बताता हूँ. आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे, AND एंड से याद रख लें. ठीक है, एंड से आप याद रख लें. ए मीन्स फर्स्ट टर्म. ठीक है, कोई भी प्रोग्रेशन दिया है उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा. एन मीन्स nth टर्म. ठीक है, और डी इज डिफरेंस, जो अभी आपने देखा था. तो आप किसी भी प्रोग्रेशन में हमेशा एंड फाइंड करने की कोशिश करेंगे. अगर ये चीज़ आपको मिल गई उस प्रोग्रेशन में तो आपका काम आसान हो जाएगा. अगर फर्स्ट टर्म आपको पता है, nth टर्म पता चल गया, डिफरेंस पता चल गया, तो आप उससे नंबर ऑफ़ टर्म बता सकते हैं. क्लियर, नंबर ऑफ़ टर्म बता सकते हैं, सम ऑफ ऑल टर्म बता सकते हैं कि सम कितना आएगा उसका. क्लियर, तो आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं, आपके लिए ये इजी हो जाएगा. ठीक है, तो आप याद रखेंगे, आप हमेशा एंड याद रखेंगे. क्लियर, सबसे पहला फार्मूला हम देखते हैं TN मतलब nth टर्म. nth टर्म का फार्मूला है A + n - 1 × D. क्लियर, A फर्स्ट टर्म बताया मैंने, n nth टर्म और D कॉमन डिफरेंस. ठीक है, तो हमें जो चीज़ बताई थी A एंड D याद रखने के लिए वही याद रखेंगे आप. जैसे सपोज़ अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ 1, 3, 5, 7, 11. हमें पता है ये 5 टर्म है, लेकिन अगर पता करना है, ठीक है, तो कितने टर्म है तो कैसे करेंगे हम. TN मीन्स लास्ट टर्म 11 लिख लेंगे इज इक्वल्स टू A मीन्स फर्स्ट टर्म 1 + n - 1 और D इसका 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है. अब ये सॉल्व करेंगे तो 10 इज इक्वल्स टू n - 1 × 2. ठीक है, तो ये n इज इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकेंड, n इज इक्वल्स टू, जैसे यहाँ 9 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, तो 11 इज इक्वल्स टू 1 + n - 1 × 2. 10 इज इक्वल टू n - 1 × 2, तो n इज इक्वल्स टू 5 + 1 6 आ जाएगा. अब आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म अपने पास हैं. 1, 3, 5, 7, 9, 11. क्लियर, 6 टर्म हो गए आपके. तो आपको हमेशा nth टर्म मतलब लास्ट टर्म TN जो है वो TN से हम रिप्रेजेंट करेंगे. A मीन्स फर्स्ट टर्म और n मीन्स कितने टर्म हैं वो चीज़ है. यहाँ पे लिखा है A फर्स्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस, n मीन्स हम निकाल लेंगे कि उस सीक्वेंस में कितने टर्म हैं. अगर हमें टर्म पता चल गई तो हम आगे का काम आसान हो जाएगा. जैसे सम अगर किसी ने पूछा है तो हम वो निकाल सकते हैं. ठीक है, अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, किसी भी AP दिया हुआ है, कोई AP दिया हुआ AP सीरीज, ठीक है, उसका सम निकालना है. इसे SN से डिनोट करते हैं, TN nth टर्म और सम SN nth से. ठीक है, SN इज इक्वल्स टू होता है n/2 × 2A + n - 1 × D. ये याद रखेंगे आप. किसी भी सीरीज़ दिया रहेगा, AP सीरीज़ दी रहेगी, उसका सम अगर पूछा है तो हमें कितने नंबर ऑफ़ टर्म है वो निकाल लिया. A फर्स्ट टर्म पता है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ टर्म है वो लिखेंगे और D कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, उससे हम लिख लेंगे. यहाँ पे TN है. दूसरा फॉर्मूला क्या याद रखेंगे आप, n/2 ×
ए प्लस टी एन। अब आप एक बार टी एन की जगह, हमें पता है टी एन की जगह मतलब nth टर्म की जगह ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं n/2 इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी रखता हूँ। तो ये n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, जो कि अपना पहला फॉर्मूला है। क्लियर। तो सम ऑफ टर्म आप निकालना सीख गए, nth टर्म आपका क्या है वो सीख गए आप। nth टर्म कैसे निकालना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी सम ऑफ टर्म एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा चीज़ आप तीसरा फॉर्मूला क्या कहता है, एन एस एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म इंटू एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म ए, लास्ट टर्म टी एन और इसका एवरेज बाई 2 बाहर लिख देता हूँ। तो यही चीज़ लिखी हुई है। तो क्लियर है। और तो ये तीनों फार्मूला आप याद रखेंगे। अगर कहीं हमें पूरा सीक्वेंस पता चल गया और वो सीक्वेंस का सम निकालना है तो बस हम नंबर ऑफ़ टर्म निकालेंगे और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकाल लेंगे और सम निकालेंगे हम। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आज का अर्थमेटिक मीन। अगर ए बी सी ए पी में है, ठीक है, ए बी सी ए पी में है तो ये होल्ड करेंगे बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। ए बी सी ए पी में है तो बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। ए बी इज इक्वल टू मैं ए प्लस डी लिख सकता हूँ, ए प्लस 2d लिख सकता हूँ। कॉमन डिफरेंस ये होगा, ये b हो गया, ये c हो गया। ठीक है। तो a प्लस डी मतलब b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ए प्लस 2d अपॉन 2। ठीक है। ये 2a प्लस 2d अपॉन 2, इसे आप सॉल्व करेंगे तो a प्लस डी आ जाएगा और ये दोनों बराबर हैं। ठीक है। तो b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। अगर ए बी सी ए पी में है तो b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू फॉलो करेगा। ठीक है। अब देखते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट आज का, थर्ड कॉन्सेप्ट एम ऑफ एन नंबर्स, अर्थमेटिक मीन ऑफ एन नंबर्स। अब हम देखते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ एन नंबर्स। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जैसे जो भी सीक्वेंस दी है A1 A2 जस्ट ए सेकेंड A1 A2 अप टू AN तक जो भी सीक्वेंस दी है, ठीक है, उनका सम किया और उसे n से डिवाइड कर दिया, वो हमें अर्थमेटिक मीन देगा। जस्ट एवरेज जैसा, एवरेज क्या करते थे, जितना टर्म दिया है उतने टर्म का सम किया और नंबर ऑफ़ टर्म से डिवाइड किया, यानी यहाँ पे क्या बता रहा है, नंबर ऑफ़ टर्म्स। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने 3 कॉन्सेप्ट अब तक पढ़े। टी एन मीन्स nth टर्म, एस एन पढ़ा सम ऑफ n टर्म्स, और तीसरा पढ़ा हमने अगर ए बी सी ए पी में है तो बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू फॉलो करता है, और एम ऑफ एन नंबर्स मतलब अर्थमेटिक मीन ऑफ एन नंबर्स। तो ये क्या होगा, जितने नंबर दिए हैं उनका सम। तो आप याद रखेंगे कि अर्थमेटिक मीन में हमें टोटल 4 चीज़ें याद रखनी है। पहला एंड मीन्स ए मीन्स फर्स्ट टर्म हम निकाल लें, nth टर्म निकाल लें, और डी मीन्स कॉमन डिफरेंस निकाल लें, तो एंड याद रखना है। दूसरा टी एन मीन्स nth टर्म, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी याद रखना है। तीसरा एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आप याद रखेंगे, और ऐसे भी याद रख सकते हैं n बाई टू इंटू ए प्लस टी एन मीन्स nth टर्म, और उसको जब एक्सपेंड करेंगे तो वापस से वो पहला वाला फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर। उसके बाद याद रखना है ए बी सी अगर ए पी में है तो बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू फॉलो करेगा, और ए एम ऑफ एन नंबर्स मतलब अर्थमेटिक मीन एन नंबर्स, जितने नंबर दिए हैं उनका एवरेज मतलब सबका सम किया और एन से डिवाइड कर दिया, ये होगा अर्थमेटिक मीन। क्लियर। तो अर्थमेटिक मीन आपको समझ में आ गया होगा, इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। दूसरा देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसे हम कहते हैं जीपी, शॉर्ट में जीपी कहते हैं। तो जीपी में क्या होता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने कॉमन डिफरेंस निकाला था, और जीपी में हम फोकस करेंगे कॉमन रेशियो पे। जैसे टर्म दिया है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे चलता गया ए आर एन तक। क्लियर। ठीक है। तो ये आर जो होता है ये अपना कॉमन रेशियो होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1 2 4 8 16 ऐसे ले लिया। तो अब मैं पहले और दूसरे को डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से 2 आएगा कॉमन रेशियो, इनको डिवाइड करता हूँ तो कॉमन रेशियो 2 आएगा, इनको डिवाइड करता हूँ तो कॉमन रेशियो 2 आएगा। तो इसमें हमें क्या याद रखना है, ए आर एन, ठीक है,
ए आर एन, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, आर मीन्स कॉमन रेशियो, एन मीन्स nth टर्म, ठीक है। nth टर्म ए इंटू आर की पावर n माइनस वन, टी एन यहाँ पर क्या होगा ए इंटू आर की पावर n माइनस वन। अब जैसे मान लो 1 2 4 8 16, इसमें मुझे निकालना है कि कितने टर्म है। तो 16 इज इक्वल टू ए क्या है 1, आर क्या है 2, 2 की पावर n माइनस वन, ठीक है। 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 2 की पावर n माइनस वन, इधर n माइनस वन इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ टर्म इसमें 5 हैं, 1 2 4 8 16, हम काउंट कर सकते हैं कि 5 ही हैं, ठीक है। तो आप इससे निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। अब इसमें क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, जब हम जीपी में देखते हैं तो हमें दो चीज़ें बहुत ही ध्यान से रखना है। अगर आर छोटा है 1 से, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आर बड़ा ही होगा, छोटा भी हो सकता है। जैसे सीक्वेंस बन गई 1 1/2 1/4 1/8 1/16, तो यहाँ पे आर क्या होगा छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक। तो वहाँ पे सम क्या होगा ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। सम क्या हो जाएगा ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब आर ग्रेटर देन 1 होगा तो कुछ नहीं करना, बस ये जो आर है ये पहले आ जाएगा, 1 पीछे चला जाएगा। मतलब क्या होगा सम ऑफ टर्म ए इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये आप याद रखेंगे। जब बड़ा है तो आर पहले आ जाएगा, ऐसे याद रख लेंगे आप। क्लियर, होप समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या होगा, कई बार कि इनफाइनाइट टर्म दे दिया, ठीक है। तो इनफाइनाइट टर्म जब देगा तो 1 1/2 1/4 ऐसे पूछ दिया, इनफाइनाइट तक है, और कह दिया कि इसका सम बताओ, उसे यस इनफाइनाइट से डोनेट करेंगे और उसका फॉर्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगा। लेकिन आर जो होगा हमेशा वो आर जो होगा इस केस में -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। इसके पहले हमने देखा ये n टर्म के लिए था, n टर्म थे मतलब 10 15 20 ये फिक्स टर्म होंगे, उसके लिए केस था, ठीक है। और ये जो है ये इनफाइनाइट टर्म के लिए केस है, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इनफाइनाइट टर्म में आर जो होगा -1 से 1 के बीच में होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। कहीं क्वेश्चन आएगा तो इस चीज़ पे आप फोकस करेंगे कि इनफाइनाइट टर्म में क्या आर हमारा -1 से 1 के बीच में है। अगर है तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं होगा तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि सम क्या होगा उसका, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन देखते हैं। ए बी सी आर इन जी पी, अगर ए बी सी जी पी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आप कहेंगे, या बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी कहेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ए बी सी ए पी में थे तो बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू था, और जी पी में होंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा। क्लियर, अब देखते हैं। और ए बी सी निगेटिव है तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर n पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और उनका ज्योमेट्रिक मीन पूछ रखा है, अर्थमेटिक मीन नहीं ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन में क्या होगा सबका प्रोडक्ट किया, सभी नंबर्स का प्रोडक्ट किया और पावर जितने नंबर हैं उतना कर दिया, 1/n कर लिया, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 1 2 4 का आप मुझे ज्योमेट्रिक मीन बताओ, तो मैं क्या करूँगा 1 2 4 का मल्टीप्लाई कर दूँगा और पावर 1/3 कर दूँगा। अब 1 2 4 क्या होते हैं 8, मतलब 2 क्यूब पावर 1/3 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन, 1 2 4 का ज्योमेट्रिक मीन 2 हो जाएगा। क्लियर, तो ज्योमेट्रिक मीन में हमने क्या देखा, टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n माइनस वन। क्लियर, ज्योमेट्रिक मीन में हमें ए आर एन याद रखना है, तो ए इंटू आर की पावर n माइनस वन। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म हमें देखना, आर लेस देन 1 है तो एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अगर ग्रेटर देन 1 है तो ए इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अगर ग्रेटर देन 1 है तो आर पहले आ जाएगा। इनफाइनाइट टर्म में आर अपना -1 से 1 के बीच में होगा, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए बी सी अगर जी पी में है तो बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी, या फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। n अगर नंबर्स हैं तो उनका ज्योमेट्रिक मीन सबका प्रोडक्ट और जितने नंबर हैं पावर 1/n कर लिया हमने। अब देखते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है।
अब हम देखते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जैसे हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन, आप ऐसे समझो कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होते हैं वो एपी का रिवर्स होता है। एपी का रिवर्स होता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होंगे? एपी का रिवर्स। एपी में हमने अनेट टर्म क्या पढ़ा था? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें क्या हो जाएगा? अनेट टर्म ऑपोजिट 1 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस, ठीक है। अगर ए बी सी एच पी में है तो बी इज इक्वल्स टू 2ac अपॉन ए प्लस सी। ऐसे क्या हो रहा है? जैसे हमने पढ़ा था, अगर ए बी सी ए पी में है तो बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू होता था, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होता था, ए प्लस सी बाई टू होता था। तो अगर एच पी में है तो 1/b इज इक्वल टू 1/2 1/a प्लस 1/c कर लिया हमने। 2/b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई ए सी। बी इज इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी। यही चीज़ लिखा है, बी इज इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी। तो होप क्लियर हो गया। बस उसका उल्टा ही करना है। अगर हार्मोनिक मीन ऑफ नॉन जीरो नंबर्स हैं, एन है नंबर्स, तो एन अपॉन 1 अपॉन ए1 प्लस 1 अपॉन ए2 प्लस 1 अपॉन ए3, ऐसे करके एन तक हम जितना नंबर होगा उसका सम कर लेंगे और एन से डिवाइड कर देंगे, तो हमें हार्मोनिक मीन मिल जाएगा। क्लियर? हार्मोनिक मीन जस्ट एपी का उल्टा, एनथ टर्म 1/a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर ए बी सी एच पी में है तो क्या होगा? बी इज इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी। क्लियर? और ए1 ए2 अप टू एन का हार्मोनिक मीन निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म अपॉन 1/a1 प्लस 1/a2, ऐसे करके अप टू 1/an तक हम कर लेंगे, तो हमें हार्मोनिक मीन ऑफ एन नॉन जीरो नंबर मिल जाएगा। एक इनइक्वालिटी आती है, ठीक है, वो आप ध्यान रखेंगे। इनइक्वालिटी क्या है कि ए एम ग्रेटर दैन जी एम ग्रेटर दैन एच एम, ठीक है। जो मान लो 3 नंबर हैं ए बी सी, इसका मैंने ए एम निकाला, मान लो K1 आ गया, जी एम निकाला K2 आ गया, एच एम निकाला K3 आ गया, ठीक है। तो हमेशा होगा कि K1 ग्रेटर दैन K2 ग्रेटर दैन K3 होगा हमेशा। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि ए एम ग्रेटर दैन एच एम ग्रेटर दैन जी एम होता है, ए एम ग्रेटर दैन जी एम ग्रेटर दैन एच एम होता है। क्लियर? और इक्वलिटी कब होगी? जब सारे नंबर बराबर होंगे, मतलब ए बी सी जो हमने लिया था वो सारे बराबर हो जाएं, ए एम बराबर जी एम बराबर एच एम होगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे मान लो 2 2 2 ले लिया मैंने, इसका अगर मैं अर्थमेटिक मीन निकालूं तो क्या होगा? 2 + 2 + 2/3, ये आ जाएगा 2, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन निकालूं, 2 × 2 × 2 की पावर 1/3, ये भी आ जाएगा 2। हार्मोनिक मीन निकालूं तो 3/1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये 3/3/2 इज इक्वल टू 2। ये सब बराबर आ गया। क्लियर? तो ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ए एम जी एम एच एम में रिलेशन क्या होता है? एक प्रोडक्ट का रिलेशन है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम इंटू एच एम। ये आप ध्यान रखेंगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। वो क्या करेगा कि आपको अर्थमेटिक मीन दे देगा, हार्मोनिक मीन दे देगा और आपसे ज्योमेट्रिक मीन पूछ लेगा। कोई एक दे देगा और कोई दो दे देगा और कोई एक वैल्यू आपसे पूछ लेगा वो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। होप सो क्लियर होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, हम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। शुरू के क्वेश्चंस मैं स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट हम थर्ड से देखते हैं, फिर हम वापस आ जाएंगे शुरू के क्वेश्चन पे। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5। क्या पूछा इसने? सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5, ठीक है। 3 डिजिट नंबर अपने स्टार्ट कहाँ से होते हैं आप बताइए? 3 डिजिट नंबर आप सोचिए कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 से। उसके बाद 5 से डिविजिबल होगा तो दूसरा टर्म 105 होगा, तीसरा 110 होगा, 115 होगा, ऐसे करके 995 होगा, लास्ट नंबर 995 होगा।
1000 नहीं होगा, 1000 4 डिजिट नंबर हो गया। हमने सारे नंबर लिख लिए। अब देखो AP का क्या था कि हमें AND पता होना चाहिए। A अपना क्या है 100 है, A इज इक्वल टू 100 हमें पता है। N नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है। D क्या है 5 है, पता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म निकालता हूँ मैं, तो मैं क्या लिखूँगा TN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। TN क्या है 995, A क्या है 100, N-1 इंटू 5, क्लियर। तो ये सॉल्व करते हैं, N-1 इज इक्वल टू 179 हो जाएगा, N इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करना तो आ जाएगा N इज इक्वल टू 180। अब हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स पता चल गए। नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या है 180। हमें पता है कि सम क्या होगा, या तो मैं ये लिख दूँ N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, या फिर N/2 इंटू एवरेज ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट, मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म कर दूं तो भी हो जाएगा। फर्स्ट टर्म मुझे पता है और N पता है, तो N कितना है 180/2, फर्स्ट टर्म 100, लास्ट टर्म 995, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे, ये 90 इंटू 1095 हो जाएगा और ये 98550 हो जाएगा। होप क्लियर होगा। तो कैसे हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी थी उसी के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया और उसी से हम अपना क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम तुरंत फोकस करेंगे कि किस चीज़ की बात कर रहा है वो, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे और जो कंडीशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे क्या हमें AND पता है, अगर GP की बात है तो क्या हमें ARN पता है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे। सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच गिव्स 2 रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई 6। 2 डिजिट की बात हो रही है तो कहाँ से स्टार्ट होगा 10, 11, 12 ऐसे स्टार्ट होगा, 99 तक 2 डिजिट नंबर ये होंगे। लेकिन कह रहा है कि वो बताने हैं जो 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 2 आए। तो 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आए तो सबसे पहला टर्म अपना 14 बनेगा और दूसरा 20 बनेगा। 14 के बाद 18 6 से डिविजिबल है तो 18 में हम 2 ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर 20/6 करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। अगला टर्म 26, ऐसे क्या बनेगा लास्ट टर्म 96 6 से डिविजिबल होता है, 16 इंटू 6 96, वो 6 से डिविजिबल होता है तो लास्ट टर्म अपना 98 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें A पता चल गया, D इज इक्वल टू 6 है ये पता चल गया, TN पता चल गया। क्या मैं N निकाल लूँ फिर सम कर लूँगा, तो TN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D करता हूँ तो 98 इज इक्वल टू 14 प्लस N-1 इंटू 6, ठीक है। N इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। अब मैं SN निकालना है तो 15/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट कर दूंगा 14 प्लस 98, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 56 और आंसर हो जाएगा 840। होप क्लियर होगा, ठीक है। आसान सा है, बस हमें AND पता करना है, TN देखना है, SN निकालना है। तो सम और nth टर्म अब आपको निकालना आ चुका होगा। अब हम स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे वो देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है CSET 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें। 1 पेज इज टॉर्न फ्रॉम ए बुकलेट। कोई बुक होती है तो बुक में जो पेजेस नंबर होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही सब पेज नंबर्ड होते हैं, नंबर्ड इन द यूजुअल मैनर। सीधे कह दिया उसने कि हाँ जैसे 1 2 3 4 होता है वैसे नंबर्ड है, कहीं से इधर उधर नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेज एस 1, एक से स्टार्ट हो रहा है और कहीं पेज इधर उधर नहीं हुए। कह रहा है कि द सम ऑफ नंबर ऑन द रिमेनिंग पेजेस इज 195। द टर्न पेज कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। वो सम जो है ना
रिमेनिंग पेज के 195 है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो पेज, एक पेज उसमें से निकाल दिया कोई, और कह रहा है कि बाकी जब सम कर रहा हूँ ना तो 195 आ रहा है। तो कौन सा पेज निकाला गया ये पूछ रहा है वो, ठीक है। कौन सा पेज निकाला गया है ये पूछ रहा है वो। तो आप इसे ट्राई करें, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, आप पॉज करके ट्राई करें, थोड़ा सा सोचें। अब देखो मैंने पहले बताया था सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर जब सीक्वेंस में रहें 1 से स्टार्ट हो तो आप ये यूज़ करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। अब देखो n इंटू n प्लस 1/2, जस्ट सेकेंड, n इंटू n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 195। ये अप्रोक्सीमेट मैंने बताया, क्योंकि एक पेज निकाल दिया उसने, तब मैं इसका वैल्यू बता रहा हूँ कि ये 195 है। ये होगा ज़्यादा, क्योंकि जो पेज निकाला गया है वो तो नहीं पता हमें। तो देखो अब मैं n इंटू n प्लस 1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 390। अब देखो ये n स्क्वायर प्लस n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 390। मैं ये कह सकता हूँ जो n स्क्वायर है वो 390 के आसपास है, तो n या तो अपना 19 होगा या 20 होगा, ऐसा कुछ होगा, या 21 ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। अगर मैं n इज इक्वल टू 19 लेता हूँ, n इज इक्वल टू 19 लेता हूँ, तो 19 इंटू 20/2 ये सम निकाल रहा हूँ मैं, और ये आ जाएगा 190, बल्कि अपना तो सम 195 था, तो 19 नहीं हो सकता। अब मैं 20 लेता हूँ तो n इंटू n प्लस 1/2 करता हूँ तो ये 210 आ जाता है, ठीक है। तो जो पेज निकाला गया वो 210 तो हो रहा है टोटल सम, लेकिन एक पेज निकाला तो बाकी के सम बचे थे 195, तो डिफरेंस कितने का है, 15 का। अब मैं जो पेज निकाला गया उसका सम देखता हूँ कहीं 15 आ रहा है क्या, तो 7 और 8 इनका सम 15 आ रहा है, तो यही पेज निकाले गए थे, ठीक है। 7 और 8 निकाला गया था। होप क्लियर हो गया कैसे हमने एज्यूम किया और कैसे वहाँ पे पहुँचे थे। ये क्वेश्चन मैंने बाद में इसलिए कराया ताकि आप पहले nth टर्म निकालना सीख लें, सोचना सीख लें, फिर आप आगे प्रोसीड करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना। फ्रॉम January 1, 2021 द प्राइस ऑफ पेट्रोल ऑन mth डे ऑफ द ईयर इज दिस, ठीक है। क्या कह रहा है, mth डे पे तो पेट्रोल का प्राइस क्या है, 80 प्लस 0.1 m, ओके। उसके बाद कांस्टेंट रहता है, ध्यान देना, m कहाँ तक जा रहा है, 100 तक, 100 तक जा रहा है। उसके बाद प्राइस कांस्टेंट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड प्राइस ऑफ डीजल ऑन nth डे ऑफ 2021 इज, ठीक है, 69 प्लस 0.15 n, ठीक है। ऑन विच डेट इन द ईयर द प्राइस ऑफ दिस टू फ्यूल इक्वल्स, ओके। तो सबसे पहले m 100 तक था, ध्यान से देखो m 100 तक था, तो प्राइस उसके बाद कांस्टेंट होता है 80 प्लस 0.1 इंटू 100, ये आ जाएगा 90, ठीक है। अब पेट्रोल का प्राइस 100 दिन में 90 रुपये हो गए हैं और उसके बाद वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद जब कांस्टेंट है, ओके, तो पूछ रहा है कि डीजल का प्राइस हर दिन 15 पैसे बढ़ रहा है, तो कौन से दिन में ये उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 90 इज इक्वल टू 69 प्लस 0.15 n करते हैं, ये 21 इज इक्वल टू 0.15 n हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 21 इंटू 100/15, सॉल्व करेंगे 7 5 ये 20, यानी 140 डेज़ के बाद ये प्राइस इक्वल हो जाएगा। अब ईयर कौन सा है, 2021, तो हमें पता है जनवरी में 31, फरवरी में 28 दिन, लीप ईयर है नहीं, मार्च में 31, अप्रैल में 30, ये ऐड किया 120 आ गया, ठीक है। और टोटल हमें 120 दिन तक जाना था, 140 दिन तक जाना था, तो 20 एक्स्ट्रा होगा, तो 20 मई को प्राइस इक्वल हो जाएगा। क्लियर।
अब आपको सी सेट में क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम जब पूछेगा तो वो कोई ऐसा ईयर दे देगा, लीप ईयर दे देगा, उससे कंफ्यूज करेगा, या ऐसे क्वेश्चन आया तो वो लीप ईयर सब पूछ के कंफ्यूज करेगा आपको, तो उस टाइम पे आप इस चीज़ को ध्यान देंगे। क्लियर है? होप क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन में तो आप टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट ज्वाइन करके आप वहाँ पे मुझे टैग करके पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे किसी चीज़ पे पार्ट में डाउट है मैं कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की। ओके, अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 28 टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। सी सेट 2024 का क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको ध्यान से सुनें और समझें। एक बार आप इसे ट्राई करें पॉज करके 1-2 मिनट का समय लेके, अगर आपसे हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप ध्यान से इसे देखना कि सीक्वेंस क्या बन रही है। मैं इस वन को पहले गायब करता हूँ, इस वन को मैंने गायब कर दिया। अब देखो, पहले 1 लिखा, फिर 2 1 लिखा, फिर 3 2 1 लिखा, फिर 4 3 2 1 लिखा, फिर 5 4 3 2 1 होगा। इसके बाद क्या होगा, 6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 1, यही टर्म होंगे, ऐसा ही होगा। मैंने एक यहाँ पे काट दिया है अभी फ़िलहाल के लिए, तो अपना टर्म क्या होगा, पहला 1, फिर 1 2, मतलब 2 1 ही लिखा है। अब मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ, 3 2 1 को उल्टा लिख दिया, 4 3 2 1 को 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 28 टर्म। अब मैं इसको काउंट करता हूँ तो ये कितना होता है, 1 3 6 10 15 21, यहाँ तक 21 टर्म हो गए। अगला क्या बनेगा, जैसे हमारा टर्म 7 से शुरू हो रहा है ना, 7 6 5 4 3 2, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 21 + 6 27। अब मैंने 1 यहाँ पे काट रखा था, उस 1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। उस 1 को मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ तक अपने 28 टर्म हो चुके हैं, और इस 1 को मैं पीछे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये हो गया टोटल 28 टर्म, टोटल हो गए 28 टर्म। समझ में आ गया, ये ध्यान से समझने की बात थी। जो 1 था पहले वाला उसे मैंने काट दिया था, और यहाँ तक मैंने लिखा था, तो ये 27 टर्म हो रहे थे 1 को काटने के बाद। अब इस 1 को मैं उठा के वापस वहाँ पे ऐड कर दिया, तो अब टोटल हमारे पास 28 टर्म हो गए। और ऐड करता हूँ तो ये 1 3 6 10 15 21, ये 21, ये आ जाएगा 27 और +1, ठीक है। 21 उसके बाद 27 28 हो जाएगा। आप टोटल ऐड करिए, 3 1 4 4 6 10 5 15 16 8 24, रिमाइंडर 2, सरप्लस वैल्यू 2, और ये ऐड करेंगे तो 6 और सरप्लस वैल्यू 2 84 आपका आंसर हो जाएगा। तो सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना था। आइडेंटिफाई करने के बाद भी आपको 1 कहाँ एक्स्ट्रा मिल रहा है वो चीज़ ध्यान देना था। आप इसमें कंफ्यूज हो जाते, आप क्या करते हैं, यहाँ पे 1 ऐड कर देते हैं और ये भी 1 ऐड कर देते पहला वाला, तो आपको टोटल 29 टर्म मिल जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना था, ठीक है। कन्फ्यूजन बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 2014 में पूछा है सी सेट में, एक ग्रुप ऑफ 630 चिल्ड्रेन इज सीटेड इन रोज फॉर ए ग्रुप फोटो सेशन। ईच रो कंटेंस 3 लेस चिल्ड्रेन देन द रो इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब यहाँ पे जितने लड़के बैठे हैं पीछे वाले में 3 कम है, फिर 3 कम है, फिर 3 कम है, इस सीक्वेंस में बैठा रखा है, ठीक है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा रो पॉसिबल नहीं है, कितने नंबर ऑफ रो होंगे या ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ पहले पे x बैठा रखे हैं, दूसरे में x-3, x-6 बैठा रखा होगा, ठीक है, x-9 ऐसे चल रहा होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू n, ठीक है। अब ध्यान से देखना, नंबर ऑफ रोज मैंने n मान लिया। तो देखो ये x
1 2 3 4 n बार रिपीट होगा, तो nx लिख लिया। उसमें से माइनस कर रहा हूँ 3 तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना, n से शुरू 1 से शुरू नहीं हो रहा है, तो 3 6 9 ये कितनी बार होगा, n-1 बार। और हमें पता है अगर 3 कॉमन ले लिया मैंने तो मैं किसका सम कर रहा हूँ, 1 2 3 का, लेकिन n टर्म नहीं कर रहा हूँ, n-1 टर्म का सम कर रहा हूँ। क्यों n-1 कह रहा हूँ, क्योंकि पहले वाले में हम 3 ऐड नहीं कर रहे, पहले से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे रो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे n-1 इंटू n/2 ये किसके बराबर हो जाएगा, 630 के बराबर। 630 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे तो ये 6x माइनस 3 इंटू जस्ट अ सेकेंड, ये 2nx माइनस 3 इंटू, ये हम नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ से n की वैल्यू रख के चेक करते हैं, ठीक है। n की वैल्यू रख के चेक करते हैं। अगर मैं 3 रखता हूँ तो क्या बनेगा, ये 3x माइनस 3 इंटू 2 इंटू 3/2, तो ये इज इक्वल टू 630, तो 3x इज इक्वल टू 639 बन जाएगा। अब x की हम ऐसी वैल्यू रख सकते हैं जो 639 के बराबर हो सकती है, क्यों, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। अगर x इज इक्वल टू 213 रख दें हम तो ये 639 के बराबर हो जाएगा, तो 3 पॉसिबल है, ठीक है। ऐसे 4 रखा हमने, जब n इज इक्वल टू 4 रखा तो ये 4x माइनस 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4/2, ठीक है, बराबर 630। तो यहाँ से 4x इज इक्वल टू 630 प्लस 80 648, ये भी 4 का मल्टीपल है, तो 4 भी पॉसिबल है। ऐसे 5 रखेंगे तो भी पॉसिबल हो जाएगा। जब मैं 6 रखता हूँ तो ये क्या बनेगा, 6x माइनस 3 इंटू 5 इंटू 6/2 इज इक्वल टू 630, तो ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 630 प्लस 45 675, ठीक है। अब x में कोई भी वैल्यू रखूँ यहाँ पे, वो 6 के मल्टीपल में लास्ट में 5 नहीं आता है, तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ये 6 पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है कैसे किया हमने क्वेश्चन। हम कई बार ऐसा होगा कि यूपीएससी के पेपर में आपको ऐसे एज्यूम करके ही चलना पड़ेगा ऑप्शन, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 2023 में पूछा है। 2023 CSET का सबसे डिफ़िकल्ट पेपर माना जाता है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, अगर मैंने पढ़ाया है एवरेज वगैरह आपने उससे फॉलो किया है और पढ़ा है, तो ये आपको इजी लगेगा, काफ़ी इजी। पढ़ के देखते हैं, आप इसे पढ़ो एक बार, ट्राई करो, और फिर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, आप फिर सॉल्यूशन देखना। मैं बताता हूँ। फॉर 5 चिल्ड्रंस विथ एजेस ABCDE any 2 successive ages differ by 2 years, what is the age of the youngest child, ये क्वेश्चन है। अब आप ध्यान देना, जब भी स्टेटमेंट और क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को हमेशा आप ध्यान से पढ़ना, उसके बाद जो दे रखा है उसको हम सॉल्व करेंगे, फिर हम चेक करेंगे ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसे, ठीक है। अब देखो, पहले का मैं डेट ऑफ बर्थ A मान लिया, x ले लेते हैं, दूसरे का x+2, x+4, x+6, x+8 हो जाएगा। क्लियर होगा आई तो, ठीक है। सबका 2 का डिफरेंस है। कह रहा है द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 टाइम्स द यंगेस्ट। एल्डेस्ट कौन होगा इसमें, ये कौन है, यंगेस्ट। तो कह रहा है कि 3x जो है ये x+8 के बराबर है। यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन पूछ रखा है व्हाट इज़ द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, तो मैं स्टेटमेंट 1 से बता सकता हूँ कि उसकी उम्र 4 साल है। एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रेन इज़ 8 ईयर्स। ओके, एवरेज क्या करेंगे, सबका सम
बाई 5 इज इक्वल टू 8। सबका सम किया 5x 2 4 6 8 ऐड किया तो 8 6 14 प्लस 6 20 बाई 5 इज इक्वल टू 8। 5x इज प्लस 20 इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 4। मतलब स्टेटमेंट 2 भी हमें बता रहा है कि यंगेस्ट की एज 4 ईयर है। मतलब पहला हमने स्टेटमेंट 1 सॉल्व किया, उससे पता चल गया क्या कि एज जो है फर्स्ट की वो 4 ईयर है, यंगेस्ट की एज 4 ईयर है। सेकंड स्टेटमेंट सॉल्व किया, उससे भी पता चल गया कि यंगेस्ट की एज 4 ईयर है। हमें दोनों से पता चल जा रहा है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट एलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग अदर स्टेटमेंट एलोन। ऐसा नहीं है, हमें दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ रही, हम अलग अलग से भी कर सकते हैं। बी द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग एदर स्टेटमेंट एलोन। हाँ, किसी से हम यूज़ करके आंसर बता सकते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो गया। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ टुगेदर बट कैन नॉट बी एदर एलोन। तो ऐसा नहीं हुआ, हमें दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम एक से ही बता सकते हैं कि यंगेस्ट की एज क्या है। होप क्लियर है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस में आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को थोड़ा सा देखेंगे, सॉल्व करेंगे। अब सपोज ऐसा भी होता कि हमें स्टेटमेंट 2 से x इज इक्वल टू 6 मिल जाता, तो हमें नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या उस टाइम पे क्या करते हैं, उस टाइम पे क्या होता, तो स्टेटमेंट 2 से नहीं पता चल रहा है तो ऐसा लिख देते हैं बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट एलोन, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि एक से तो हम बता दे रहे हैं लेकिन दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। होप समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 2021 में पूछा है, ए बॉय प्लेस विथ ए बॉल एंड ही ड्रॉप्स इट फ्रॉम हाइट ऑफ 1.5 मीटर, ठीक है। ध्यान से देखना, ये 1.5 मीटर से ड्रॉप किया। इट बाउंसेस बैक एंड अटेन ए हाइट 4/5 ऑफ प्रीवियस हाइट, ठीक है। पहले तो उसने 1.5 से ड्रॉप कर दिया पहली बार, दूसरी बार किया 4/5 को 0.8, ये 1.2 आ गया। तो दूसरी बार जब ड्रॉप किया तो यहाँ से होगा ये 1.2 पे आ गया, ठीक है। तीसरी बार क्या होगा, 1.2 इंटू 0.8, ये आ जाएगा 0.96। द बॉल डज नॉट बाउंस फर्दर इफ़ द प्रीवियस हाइट इज़ लेस देन 50 सेंटीमीटर। अगर 50 सेंटीमीटर से छोटा हाइट है तो फिर वो बाउंस बैक नहीं करेगा, ये कह रहा है। तो 0.96 इंटू 0.8, ये आ जाएगा 0.76 के अप्रोक्स। फिर 0.76 इंटू 0.8 किया, ये 0.6 के अप्रोक्स आ जाएगा। 0.6 इंटू 0.8 किया तो ये 0.4948 के अप्रोक्स आ जाएगा। तो अब ये क्या है, यहाँ से इसके बाद ये बाउंस बैक नहीं करेगा, ठीक है। तो इसने पहली बार ड्रॉप किया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार, 5 बार ये ड्रॉप करेगा, क्लियर है। अब ये हाइट 50 से कम आ गई तो ये इससे ज़्यादा बाउंस बैक अब नहीं करेगी। तो बस इतना ही था, ऐसे ही सोचना था आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज गिवन बाय SN इज इक्वल टू दिस, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ओके, SN इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर मैं फर्स्ट टर्म लिखता हूँ S1 तो ये 3 + 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। S2 लिखता हूँ तो ये 3 इंटू 4 + 5 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 22 हो जाएगा, क्लियर। ये 22 हो जाएगा। ओके, अब देखना, मान लो यहाँ पे टर्म 1 3 5 7 लिखा है, तो S1 क्या हुआ 1, S2 क्या हुआ A1 + A2 होगा, क्लियर। तो ये 22 क्या लिखा है A1 + A2 लिखा है,
ठीक है। S1 क्या लिखा है, A1 लिखा है। ठीक है। अब देखो S2 माइनस S1 कर दूँ मैं तो A1 प्लस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 मिल जाएगा। और S2 माइनस S1 कितना है, 22 माइनस 8, 22 माइनस 8 14 इज इक्वल टू A2 मिल गया। और A1 इज इक्वल टू 8 था। तो D क्या होगा, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 हो जाएगा। 14 माइनस 8 ये 6 हो जाएगा। तो अपना फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 8 है, कॉमन डिफरेंस 6 है। क्लियर। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला, यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिली, S3 माइनस S2 करूँगा तो A3 मिल जाएगा। S4 माइनस S3 करूँगा तो A4 मिल जाएगा। ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दो, S1 प्लस N माइनस S1 करूँगा तो क्या मुझे TN प्लस 1 मिल जाएगा क्या, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। कहीं इसका यूज़ है तो आप कर लेंगे। ठीक है। क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन छोड़ दो आप, ये गलत है थोड़ा सा, तो इसे आप स्किप कर दो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। AP में कह रहा फिफ्थ टर्म इज़ 20, 15 टर्म इज़ 50, फाइंड 10 टर्म। फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो T5 इज इक्वल्स टू A प्लस 4D, T15 इज इक्वल्स टू A प्लस 14D, Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी में आप N की वैल्यू रख देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। फिफ्थ टर्म कह रहा है 20 है, 15 टर्म 50 है, पूछ रहा है T10, T10 क्या होगा, A प्लस 9D। ठीक है। अब ये दो इक्वेशन बन गए। मैं सेकेंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मिल जाएगा इक्वेशन 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 माइनस 1 करता हूँ, इसे मैं 1 नाम देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मैं क्लियर कर लेता हूँ। 1 ये 2, 2 माइनस 1 किया तो ये बन जाएगा 10D इज इक्वल टू 30, D इज इक्वल टू 3। ठीक है। A इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा। T10 क्या हो जाएगा, 8 प्लस 27 इज इक्वल टू 35। तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इजी था। 12 देखते हैं। 12th देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन AP इज 400। ओके, यस 20 इज इक्वल टू 400। सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म, यस 40 इज इक्वल टू 1600। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ध्यान से देखो आप क्या लिखोगे, यस 20 इज इक्वल टू 20/2 इंटू 2A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। ये सम का फॉर्मूला लिखोगे इज इक्वल टू 400। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 2A प्लस 19D इज इक्वल टू 400। और ये क्या हो जाएगा, 2A प्लस 19D इज इक्वल टू 40। क्लियर। ऐसे ही यस 40 लिखेंगे आप तो ये बन जाएगा 2A प्लस 39D इज इक्वल टू 80। ओके। आप इसे सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 39D हो जाएगा। जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको D इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, A इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। क्लियर। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, इस ऑप्शन में नहीं है तो आप लिख लेना A इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू 2। वैसे भी अब ध्यान से देखो, ये तो हम फॉर्मूले से कर लिया। अगर मैंने पढ़ाया था पहले, जब नंबर सिस्टम में पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि जब ऑड नंबर का सम करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर करते हैं हम, तो ये होता है n स्क्वायर। ठीक है। तो 20 का स्क्वायर 400, ठीक है, और 40 का स्क्वायर 1600।
तो 1357 ऐसे ही टर्म रहे होंगे अपने। तो ए अपना 1 हो गया, D3 D2 हो गया। ऐसे भी आप सोच सकते थे। ये सबसे बेस्ट तरीका अगर आपको कॉन्सेप्ट पता था तो, ठीक है। और आप ध्यान से नहीं पढ़ते, ध्यान नहीं दिया होगा तो ये फिर मुश्किल हो जाएगा। होप सो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, pth qth are a term of AP or A B C, what is the value of this। ठीक है, अब देखो pth टर्म है तो मैं लिखूँगा इसे, अगर मैं फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो pth टर्म क्या बन जाएगा, एक्स प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए। qth टर्म एक्स प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी। rth टर्म एक्स प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। ये बन जाएगा। क्लियर। अब देखो ध्यान से देखना, मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। मुझे क्यू माइनस आर देखना है, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू और ए बी सी प्रोडक्ट में है तो वो देखना है। ध्यान से देखना, मैं क्यू टर्म लिखता हूँ, ठीक है। मैं इसे लिख सकता हूँ क्यू माइनस 1, एक सेकेंड, क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स, सॉरी बी माइनस एक्स, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, इसे लिख सकता हूँ बी माइनस एक्स। क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू बी माइनस एक्स अपॉन डी, ठीक है। सिमिलरली आर माइनस 1 इज इक्वल टू सी माइनस एक्स अपॉन डी, और पी माइनस 1 इज इक्वल टू ए माइनस एक्स अपॉन डी। ये लिख सकता हूँ मैं। अब देखो हमें क्या है, क्यू माइनस आर इंटू ए, आर माइनस पी इंटू बी, पी माइनस क्यू। मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ अगर, तो ये क्या बन जाएगा, क्यू माइनस आर बन जाएगा और ये बी माइनस सी अपॉन डी बन जाएगा, ठीक है। अब देखो क्यू माइनस आर इंटू ए चाहिए, मैं ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसे ही मैं जब पी माइनस आर माइनस पी करूँगा और बी से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये बन जाएगा सी माइनस ए इंटू बी अपॉन डी। ऐसे ही जब मुझे पी माइनस क्यू चाहिए, पी माइनस क्यू करूँगा तो ये बन जाएगा ए माइनस बी इंटू सी अपॉन डी। तो क्या बनेगा, बी ए माइनस ए सी प्लस सी ए माइनस ए बी, ठीक है, प्लस बी ए माइनस ए सी प्लस सी बी माइनस ए बी प्लस, एक सेकेंड, बी ए माइनस ए बी, ए सी माइनस बी सी, और अपॉन में डी आएगा तो बी ए से ए बी कट जाएगा, ए सी से ए सी बी से सी बी, ये 0 आ जाएगा। आप कैलकुलेशन करके चेक करना, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, हो जाएगा आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इफ़ 3 नंबर्स आर इन एच पी, फर्स्ट इज़ 1, थर्ड इज़ 4, व्हाट इज सेकेंड टर्म। मैंने बताया था ए बी सी आर इन एच पी, देन बी इज इक्वल टू 2AC अपॉन ए प्लस सी। तो आप रखो वैल्यू, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 4 है, 2 इंटू 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4, ये 8/6, ये आ जाएगा 1.4/3 आ जाएगा। तो ये 1.4/3 आ जाएगा, तो 1.33, एम आई राइट। 2 इंटू 1 इंटू 4 अपॉन ये 1 प्लस 4 होगा, आई एम सॉरी, 8/5 आ जाएगा। तो ये आप 1.6 कर लो, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इसे ट्राई दो फिर सॉल्यूशन देखना। सम ऑफ फर्स्ट 252 टर्म इन द सीरीज 3 6 6, ये लिख रखा, इज इक्वल टू,
एक बार आप ट्राई दे लो, फिर सॉल्यूशन देखना। सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। देखो 3 6 9 12 15, ठीक है, एक एक टर्म छोड़ के ये हो रहा है, ऐसे गया होगा, फिर 6 12 18 ऐसे करके जा रहे हैं टर्म। तो ये 126 टर्म होंगे, 126 होंगे, क्योंकि टोटल 252 है, आधे आधे होंगे, ठीक है। तो मैं जब सम करूँगा 3 इंटू 3, अगर इसमें से कॉमन ले लूँ तो मैं 1 2 3 ऐसे करके कितने टर्म तक, 126 तक लिखूँगा। नीचे कितना, 6 इंटू कितने टर्म, 1 2 3 126 तक। अब सम करना है, सब एक साथ ही हैं, तो मैं इन दोनों को एक साथ सम करूँगा, तो ये 9 इंटू 1 + 2 अप टू 126 हो जाएगा। अब मुझे पता है, ए पता है, लास्ट टर्म पता है, डी पता है, तो टोटल टर्म कितने हैं, 126 है, 127/2 ये करूँगा 72009। आसान लगा? ये आपको वैसे डिफ़िकल्ट दिख रहा होगा, लेकिन सोचो यहाँ पे सम क्यों किया, ये कन्फ्यूजन होगी थोड़ा सा। ध्यान से सुनो, ये टोटल टर्म तो 126 होंगे, ठीक है, ये भी 126 होंगे, ये क्लियर है। मैं 3 कॉमन ले लूँगा, तो 1 2 3 ऊपर से 3 कॉमन लेता हूँ, तो 1 2 3 ऐसे लेके 126 तक जाएगा। इसमें से 6 कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 2 3। अब क्या कह रहा है कि सबका सम ही है। अब मान लो जैसे 3 इंटू ए एक नंबर है, प्लस कर रहा हूँ 3 इंटू बी एक नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, 3 कॉमन ले लूँगा, सॉरी 6 था, तो क्या करूँगा मैं, 6 इंटू ए है, सॉरी 6 इंटू ए है, तो मैं ए कॉमन ले लूँगा, ये 3 + 6 हो जाएगा, तो ये 9a हो जाएगा। अब ए हमें 1 से लेके 126 तक का सम नेचुरल नंबर था, n इंटू n + 1/2 से कर लो, या फिर 126/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट का सम कर लो, वही बात बनेगी, प्रोडक्ट कर लो, ये आ जाएगा। क्लियर? आई होप क्लियर होगा ये। तो ये ओवरऑल था APGP-HP का। अब 16 देखते हैं। ABC आर इन GP, X and Y be the arithmetic mean, ओके, बिटवीन A and B and B and C। तो x = a + b/2 लिख दूंगा, और y = b + c/2 लिख दूंगा। ABC GP में है, तो b² = AC लिख दूंगा। ये कर लूँगा मैं, जो हमें कंडीशन पता थी उतना मैंने लिख लिया। x एंड y अर्थमेटिक बिटवीन A B और B और C के बीच में है, लिख लिया। हमें पूछ रहा है वैल्यू बता दो A/x + C/y की। मैं x और y की वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये बन जाएगा A/a + b/2 + c/b + c/2। ये किसके बराबर हो जाएगा, 2a/a + b + 2c/b + c। अब मैं LCM लेता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर 2a इंटू b + c हो जाएगा, 2ab + 2ac हो जाएगा, प्लस 2ac + 2bc हो जाएगा, और नीचे a + b इंटू a + c हो जाएगा। क्लियर? हमें पता था b² = AC का यूज़ नहीं किया है, तो जहाँ जहाँ AC आया है वहाँ पे b² से हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2ab + 4ac मतलब 4b² + 2bc अपॉन a + b इंटू a + c। अब देखो 2ab + 2b² ही लिखते हैं, प्लस 2b² + 2bc अपॉन a + b इंटू a + c, ठीक है। ऊपर से मैं b कॉमन लेता हूँ इसमें से,
2b कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा a प्लस बी, और इसमें से 2b कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा b प्लस सी, ठीक है, अपॉन a प्लस बी इंटू a प्लस सी। क्लियर? ऊपर 2b कॉमन लिया तो ये बन गया, इधर भी 2b कॉमन लिया तो ऐसा कुछ बन गया। होप क्लियर है? अब देखो, जस्ट अ सेकेंड, समवेयर वी आर मिस्टेकिंग 2bc 2ac प्लस 2bc 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 प्लस सी। क्लियर है? ठीक है, देखते हैं 2b कॉमन लेते हैं। नहीं, हम कुछ और सोचते हैं इसमें। थोड़ा सा हम सोचते हैं, जस्ट अ सेकेंड, लीव दैट, इस क्वेश्चन को हम बाद में देखते हैं, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, इसे हम बाद में अटेम्प्ट कर लेंगे, तो इसे छोड़ते हैं। आप एक बार होमवर्क में ट्राई करना, कॉन्सेप्ट यही है, और ये चीज़ यूज़ करना इस चीज़ का, तो हो जाएगा। देखते हैं, नेक्स्ट बार हम इसे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर। अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन दिया है। AM इज इक्वल्स टू 12 दिया है, HM इज इक्वल टू 3 दिया है, तो हमें पता है GM स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM होता है। 12 इंटू 3 GM स्क्वायर, GM इज इक्वल टू 6। क्लियर है? इजी था, ये फॉर्मूला याद रखना था आपको, मैंने बताया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कुछ है क्या। ओके, देखो, पिज्ज़ा पार्टी पैराडॉक्स है। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का रियल लाइफ का यूज़ है, वो थोड़ा सा देखना है आपको। 3 दोस्त हैं, आकाश, बॉबी, चिंटू, पिज्ज़ा खाने गए, लेकिन ट्विस्ट है, वो तीनों पिज्ज़ा 3 डिफरेंट स्पीड से खाते हैं। आकाश एक पिज्ज़ा 4 मिनट में खाता है, बॉबी 6 मिनट में, चिंटू 12 मिनट में खाता है, ठीक है। अब वो एक साथ पिज्ज़ा खाते हैं तो एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। अब देखो, अर्थमेटिक मीन मैं इनका निकालूं तो कोई वैल्यू आएगी, ज्योमेट्रिक मीन निकालूं कोई K2 वैल्यू आएगी, हार्मोनिक मीन निकालूं कोई K3 वैल्यू, लेकिन हमें पता है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन। यहाँ पे तीनों की डिफरेंट स्पीड है, तो तीनों में ये चीज़ होगा। हमें कैलकुलेट नहीं करना है, बट ये देखना है अर्थमेटिक मीन क्या हुआ, ज़्यादा टाइम ले रहा है खाने में, तो वो एक लेजी एस्टिमेट दे देगा। ज्योमेट्रिक मीन न्यूट्रल एस्टिमेट कि ठीक है, सब बराबर सा खा रहे हैं, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। लेकिन हार्मोनिक मीन क्या है, तो ईटिंग, वर्किंग और रनिंग, ठीक है। हार्मोनिक मीन क्या है, जल्दी, मतलब छोटा सबसे नंबर होगा तो हार्मोनिक मीन जल्दी ख़त्म कर रहा है खाने में, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अगर कभी आप अपने दोस्तों के साथ पिज्ज़ा पार्टी में जाते हैं तो अर्थमेटिक मीन यूज़ करके बिल को स्प्लिट ना करें, मतलब आपस में जो बिल का बंटवारा करते हैं कि इतने पैसे आप दोगे, इतने आप दोगे, तो उसमें अर्थमेटिक मीन यूज़ ना करें, उसमें ज़्यादा आएगा और आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। और ज्योमेट्रिक मीन से आप ऑर्डर डिसाइड ना करें कि कौन कैसे देगा या फिर कौन कैसे खाएगा, किस रेट से खाएगा, तो ज्योमेट्रिक मीन यूज़ ना करें, उसमें न्यूट्रल हो जाएगा तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जब काम करने की बात है, खाने की बात, तो आप हार्मोनिक मीन का यूज़ करें, आप जल्दी खाने की कोशिश करें। तो अगर आप चिंटू नहीं हैं तो जल्दी खाने की कोशिश करें, अगर चिंटू हैं तो आप खुद का अपना पिज्ज़ा लेके आएँ, ये चीज़ है बस, ठीक है। वेल्थ ट्रैप, ये थोड़ी सी काम की बात है और देखना समझना। 1980 में 2 कंट्री अल्फ़ा बीटा सेम एवरेज इनकम था 10,000 पर कैपिटा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर अल्फ़ा में कोई पॉपुलेशन है 100 लोग की, बीटा में भी है 100 लोग की, तो हर बंदे का इनकम 10,000 हो गया, ठीक है। लेकिन अल्फ़ा में सभी 100 लोग थे जितने, वो 10K कमा रहे हैं, और बीटा में क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 मिलियन पर मंथ कमा लेते हैं और कुछ हैं जो 500 रुपये ही कमा पाते हैं, ठीक है।
तो जब अर्थमेटिक मीन हम निकाल रहे हैं एवरेज, तो दोनों बराबर अमीर दिख रहे हैं। क्लियर हुआ? दोनों की एवरेज इनकम 10K है तो दोनों अमीर दिख रहे हैं। लेकिन एक यंग डाटा साइंटिस्ट ने ज्योमेट्रिक मीन निकाला और देखा कि अल्फ़ा का ये ज्योमेट्रिक मीन इतना आ रहा है और बीटा का 2200 आ रहा है। ठीक है, हुआ क्या, ज्योमेट्रिक मीन से हमें इनकम इक्वालिटी जो अर्थमेटिक मीन से छुप रही थी, मतलब अर्थमेटिक मीन में जो ज़्यादा आ रहा था ज्योमेट्रिक मीन से वो कम आ रहा है। ठीक है, तो जो इनक्वालिटी थी वो डिफरेंस हमें दिख गया। क्लियर हुआ? तो हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इस टाइम पे UN, IMF, वर्ल्ड बैंक और का बहुत सारे एजेंसीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन, NGO वगैरह कई सारी चीज़ें, ये GM और HM यूज़ करते हैं। किस लिए? रियल पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इन्फ्लेशन, ये सब यूज़ निकालने के लिए। उससे क्या होगा कि अगर मान लो आपने अर्थमेटिक में निकाला तो आपको एक एवरेज आइडिया मिल जाएगा, लेकिन वो आपका जो डिफरेंस था कि एक आदमी 100 कमा रहा है, दूसरा 1 लाख कमा रहा है, वो डिफरेंस ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो वो डिफरेंस और कम हो जाएगा। हार्मोनिक मीन निकाला तो वो डिफरेंस और कम हो जाएगा। क्लियर है? तो होप क्लियर होगा। यही था आज का, और कुछ भी नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर लिया हमने, AM ग्रेटर दैन GM ग्रेटर दैन HM। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये होमवर्क दिया, मैं नेक्स्ट क्लास में इसे बता दूंगा। सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। फॉर्मूले एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, फिर आप ये चैप्टर ख़त्म होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब भी करेंगे हमें 3 चीज़ों का याद रखना है, AND। A मीन्स फर्स्ट टर्म, N मीन्स nth टर्म, और D मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। nth टर्म A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। सम ऑफ nth टर्म N/2 इंटू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, या फिर N/2 इंटू A प्लस TN, या फिर N/2 इंटू A प्लस L मीन्स लास्ट टर्म। ओके, ठीक है। अगर ABC AP में है तो B इज इक्वल टू A प्लस C/2 होता है। अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स, सभी नंबर का सम डिवाइड बाई n। ओके, ज्योमेट्रिक मीन प्रोग्रेशन में आपको एक चीज़ याद रखनी है, बस ये वाला केस, R लेस दैन 1, R ग्रेटर दैन 1 का केस, ये याद रखेंगे आप। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है, R लेस दैन 1। और इनफाइनाइट टर्म का जब सम आ जाए तो A/1 माइनस R, और R कहाँ से कहाँ होना चाहिए? -1 से 1 के बीच में। ABC अगर GP में है तो B स्क्वायर इज इक्वल टू AC होता है। ठीक है, GM ऑफ n पॉजिटिव नंबर, मतलब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n पॉजिटिव नंबर, सबका प्रोडक्ट की पावर 1/n। हार्मोनिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा कर लो। AM ग्रेटर दैन GM ग्रेटर दैन HM, इनइक्वालिटी ये क्लियर होगी। GM स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM। और कुछ क्वेश्चन हमने किए, आप इस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, आई होप हो जाएगा। और इसका रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। और कोई भी डाउट आता है आप टेलीग्राम चैनल पे बेझिझक पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई, मतलब वहाँ पे कोई ना कोई बता देगा, मैं ही बता दूंगा, या कोई स्टूडेंट सॉल्यूशन सेंड कर देगा आपको अगर उससे आता होगा तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। और जिनको ज़रूरत है उन्हें ये शेयर करें वीडियो, होप हेल्पफुल होगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।